हाँ, नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम आगे बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के स्टूडेंट्स के लिए अनुमान प्रमाण पर चर्चा लेकर उपस्थित होंगे। मैं एक बार फिर से अपना परिचय दे दूं। माई सेल्फ रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी स्टूडेंट्स के लिए मैं सांख्य योग दर्शन में अगला वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो फिर मैं याद दिला रहा हूं कि पिछले वीडियो में हमने अनुमान प्रमाण पर बात करने के लिए एक चर्चा की थी कि हम अगले वीडियो में अनुमान प्रमाण पर बात करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने प्रत्यक्ष प्रमाण पर बात की थी। प्रमाण क्या होता है, मैं बीच में ही एक पुरानी चर्चा को फिर से ले रहा हूं कि प्रमाण क्या होता है। एक परिभाषा हमने दी थी कि यथार्थ ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रमा का साधन ही प्रमाण है। तो इंडियन फिलॉसफी की दृष्टि से यथार्थ ज्ञान के साधन कितने हैं? तो एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है शब्द। ये लगभग दार्शनिकों ने 3 प्रमुख प्रमाणों को माना है। लेकिन कुछ दार्शनिक ऐसे जो सिर्फ एक प्रमाण मानते हैं। चारवाक आपने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। कुछ प्रमाण ऐसे हैं जैसे बौद्ध और वैशेषिक, वो 2 ही प्रमाण मानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 4 मानते हैं, कुछ 3, कुछ 5, कुछ 6। ये इस तरह से चर्चा है। प्रमाणों की संख्या यद्यपि इंडियन फिलॉसफी में ऐसा मानते हैं कि और भी ज़्यादा है, लेकिन 6 प्रमाण प्रमुख हैं। इसमें से सबसे पहला प्रमाण था प्रत्यक्ष। तो सांख्य के अनुसार प्रत्यक्ष क्या होता है, ये पिछली वीडियो में मैंने बात की। जिसने नहीं देखा वो पहले वो वीडियो देखे। वहाँ मैंने सांख्य के प्रत्यक्ष प्रमाण की तुलना न्याय के प्रत्यक्ष प्रमाण से भी की है, क्योंकि सभी दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष को ही प्रमुख प्रमाण माना है, क्योंकि ये प्रारंभिक है, ये प्रथम है और शेष प्रमाण इसी पर आधारित हैं, इसलिए प्रत्यक्ष जरूरी है। तो प्रत्यक्ष के बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रमाण है अनुमान। अब थोड़ा सा ये कठिन है इस नाते क्योंकि इसकी भाषा कठिन है। प्रमाण तो ये सिंपल है। अनुमान का यदि हम सामान्य अर्थ लें तो हम कहेंगे कि एक ज्ञान से उसके पश्चात होने वाला दूसरा ज्ञान, एक ज्ञान से उसके पश्चात होने वाला दूसरा ज्ञान, ये अनुमान कहलाता है। तो परिभाषा तो सरल है, लेकिन फिलॉसफी की जो लैंग्वेज है उस भाषा में थोड़ा सा ये कठिन होता है। तो सांख्य का कहना है कि ऐसा कहने वाले कि अनुमान प्रमाण नहीं है। यानी भारतीय दर्शन में एक परंपरा ऐसी भी है जिसमें हम कहते हैं चारवाक को। वो ये कहते हैं कि अनुमान प्रमाण नहीं है। और यदि चारवाक दर्शन में थोड़ा बहुत भी आपको ध्यान हो तो चारवाक ने अनुमान प्रमाण की बहुत विस्तार से आलोचना की, कई तरीके से आलोचना की। अनुमान का जो प्राण है, व्याप्ति, प्राण, चारवाक कहता उसे ही सिद्ध नहीं किया जा सकता। जब अनुमान का प्राण व्याप्ति ही सिद्ध नहीं किया जा सकता तो अनुमान कैसे सिद्ध होगा, आदि। तो सांख्य को या सांख्य के समर्थकों को, सांख्य दार्शनिक परंपरा को मानने वालों को ये लगा कि सर्वप्रथम इस मत का खंडन होना चाहिए कि अनुमान प्रमाण नहीं है। तो सांख्य के मानने वालों ने ये कहा कि यदि कुछ लोग ये मानते हैं कि अनुमान प्रमाण नहीं है तो वे लोग ये बात कैसे निश्चित करते हैं कि कोई व्यक्ति अज्ञानी है, संदेह युक्त है या मिथ्या ज्ञानवान है। अर्थात एक व्यक्ति के अंदर दूसरे व्यक्ति के बारे में जो ये ज्ञान उत्पन्न होता है कि वो सामने वाला अज्ञानी है, संदेह वाला है, विपर्य वाला है, तो ये कैसे पता लगता है? तो सामने वाले के मन में पाया जाने वाला संदेह, मिथ्या ज्ञान, ये तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, बल्कि हम उसके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज से, गतिविधियों से उसके अंदर पाए जाने वाले मिथ्या ज्ञान का अनुमान लगाते हैं। तो पहला क्या हुआ, उसकी जो एक्टिविटी देखी उससे हम उसमें उस बात पर पहुंचे कि वो अज्ञानी है। ठीक है, तो इसलिए ये मानकर ही चलते हैं कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अनुमान प्रमाण नहीं है।
अनुमान एक प्रमाण है। और आश्चर्य है कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय दार्शनिकों में सबसे ज़्यादा दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, तार्किकता के साथ, विस्तार के साथ यदि किसी प्रमाण की बात की गई तो वो प्रमाण है अनुमान, जिससे भारतीय दर्शन में एक नए लॉजिक का निर्माण हुआ। खैर, सांख्य दर्शन में अनुमान प्रमाण को किस रूप में लिया गया है? मैंने शुरू में कहा था कि भाषा थोड़ी सी कठिन है। यदि हम फिलॉसफी में, इंडियन फिलॉसफी में अनुमान प्रमाण के स्वरूप को ठीक ढंग से जानने और समझने का प्रयास करेंगे तो हमें भाषा थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगी। मैं कोशिश करता हूँ। चलिए, अनुमान लिंग और लिंगी के ज्ञान से उत्पन्न होता है। मैंने एक शब्द बोला लिंग और एक शब्द बोला लिंगी। यहाँ लिंग का अर्थ क्या है? लिंग का अर्थ है व्याप्य, अर्थात किसी के द्वारा व्याप्त किए जाने वाला। हालांकि ये भाषा फिर से कठिन है। व्याप्य और किसी के द्वारा व्याप्त किया जाने वाला, इसको यूं लीजिए, लिंग का यह अर्थ है साधन, जो किसी साध्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो व्याप्त किसके द्वारा किया जाता है? साध्य के द्वारा। ठीक है, तो लिंग का अर्थ है व्याप्य और लिंगी का अर्थ है व्यापक। उदाहरण से आप बात को ठीक ढंग से समझेंगे कि धूम, धूम मानी धुआं, और अग्नि में धूम जो है वो लिंग है, वो व्याप्य है, और अग्नि लिंगी है, यानी वो व्यापक है। तो धुआं जो है वो अग्नि के द्वारा व्याप्त किया जाता है, अर्थात जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि अवश्य होगी, लेकिन जहाँ अग्नि होगी वहाँ धुआं होगा ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब है अग्नि बिना धुआं के भी हो सकती है, लेकिन धूम बिना अग्नि के नहीं हो सकता। तो ज़्यादा व्यापक कौन सा हुआ इसमें? अग्नि। तो इसलिए अग्नि को यहाँ व्यापक कहा गया है, लिंगी कहा गया है। तो अनुमान प्रमाण में लिंग और लिंगी यानी व्याप्य और व्यापक के बीच घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, स्वाभाविक संबंध होना चाहिए। इसी स्वाभाविक संबंध को कहा गया है व्याप्ति। मैंने भी शुरू में बोला था, व्याप्ति जो है वो अनुमान प्रमाण का प्राण है। ठीक है ना? बिना व्याप्ति के अनुमान प्रमाण सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये बात अभी अपनी हुई। ठीक है, चलिए, तो व्याप्ति की यदि कोई और परिभाषा भी आपको देनी पड़े, यदि और कोई सरल परिभाषा आप जानना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि दो वस्तुओं का नित्य साहचर्य या दो वस्तुओं का अविनाभाव संबंध, जहाँ एक होगी वहाँ दूसरी अवश्य होगी। यदि ऐसा है तो वहाँ व्याप्ति संबंध है। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि दूसरी के नहीं होने पर पहली का नहीं होना। ये तो जहाँ इसका एक बेस्ट उदाहरण जो हमारी भारतीय दर्शन में मिलता है वो है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो यहाँ धूम जो है वो है व्याप्य और अग्नि है व्यापक। धूम जो है वो है लिंग और अग्नि है वो है लिंगी। धूम जो है वो है साधन और अग्नि जो है वो है साध्य। ठीक है, अब यहाँ इस अनुमान की प्रक्रिया में जैसा कहा गया है कि लिंग और लिंगी का ज्ञान है, यानी इन दोनों के बीच संबंध का ज्ञान है। तो धूम के होने से अग्नि का ज्ञान प्राप्त कर लेना। अब भारतीय दर्शन में इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। चूंकि पर्वत पर धूम है अतः पर्वत पर अग्नि है। अब हमें जैसे मान लीजिए, हम सामान्य भाषा में बात करें, हमारे जीवन शैली में ऐसे बहुत बार उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हम अपने घर की खिड़की में से बाहर अचानक देख कर ध्यान दिया, पता लगा कि दूर कहीं पर बहुत तेज धुआं उठ रहा है, तो हम तत्काल क्या बोलेंगे? अरे आग लग गई। आग दिखाई नहीं दे रही, धूम दिखाई दे रहा है। धूम के होने से आग का होना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धूम और अग्नि के बीच व्याप्ति संबंध है, और इस व्याप्ति का ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष से होता है। यानी हमने इस विशेष उदाहरण से पूर्व जीवन में अनेकों बार
धूम के साथ अग्नि को देखा। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, देखा मानी प्रत्यक्ष किया, कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। ठीक है ना। तो इनके बीच व्याप्ति संबंध हो गया। और अब हम भविष्य में इनमें से प्रथम को यानी साधन को देखते हैं तो साध्य का अनुमान कर लेते हैं। अनुमान प्रमाण में प्रत्यक्ष को इसलिए जरूरी माना गया है क्योंकि अनुमान प्रमाण का जो प्राण है व्याप्ति, उसका ज्ञान यानी प्रत्यक्ष के द्वारा ही होता है। फिर जब हम दूर पर्वत पर देखकर, चूंकि पर्वत दूर है, वहां पर होने वाली अग्नि दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वहां उठने वाला धुआं दिखाई दे रहा है, तो पर्वत पर धूम है ये देखना, ये भी प्रत्यक्ष ही हुआ। ठीक है। और इस प्रत्यक्ष में जो पूर्व में स्मृति है कि जहां जहां हमने धूम देखी वहां वहां अग्नि है, उस स्मृति के आधार पर हम यहाँ अनुमान लगाते हैं कि चूंकि पर्वत पर धूम है अतः पर्वत पर अग्नि है। तो पर्वत पर धूम का होना, इसको पक्ष धर्मता कहते हैं। यानी किस पक्ष में धर्म दिखाई दे रहा है, धर्म यानी लक्षण। तो पर्वत में लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं, धूम। तो पक्ष धर्मता, पक्ष में लक्षण का दिखाई देने से फिर हम साध्य पर पहुंचते हैं। तो पर्वत पर धूम है अतः पर्वत पर अग्नि है। तो ये जो हम निष्कर्ष पर पहुंचे, ये दो प्रत्यक्षों के आधार पर पहुंचे। पहला व्याप्ति का प्रत्यक्ष और वर्तमान में होने वाले पर्वत पर पाए जाने वाली धूम का प्रत्यक्ष। तो इस प्रकार व्याप्य व्यापक भाव अर्थात लिंग और लिंगी का व्याप्ति ज्ञान तथा पक्ष धर्मता अर्थात लिंग की, हेतु की, साधन की पक्ष में स्थिति, ये दोनों प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होते हैं। और इसके बाद जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वो अनुमान कहलाता है। ठीक है। इसको और आगे विस्तार से पढ़ाएंगे, आगे थोड़ा इसको ठीक ढंग से समझ लेना जरूरी है। चलिए अगली वीडियो में फिर मैं इसी अनुमान प्रमाण पर बात करूंगा। अभी बहुत विस्तार से बात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।